अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले पाकिस्तानी क्रिकेट के तमाम शायकीन को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान 2022 के बाद पहली दफ़ा एक ट्राई सीरीज़ इनफैक्ट मल्टीलैटरल टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हुआ। कल रात को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का फ़ाइनल था, जो कि पाकिस्तान ने एक वन साइडेड मुकाबले के बाद बआसानी जीत लिया। ऑफ कोर्स कहना आसान है, लेकिन मैच बिल्कुल भी आसान नहीं था। पिछले 2 सालों में अगर आपको याद हो तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को एक बहुत टफ टाइम दिया है। वर्ल्ड कप के मैच में तो पाकिस्तान को शिकस्त दी, इसके अलावा एक T20 सीरीज़ में भी कामयाबी हासिल की। और बकौल एक अफ़गान जर्नलिस्ट के अफ़गानिस्तान तो एशिया की दूसरी बेहतरीन टीम है। ज़ाहिर है भारत से बेहतर तो वो अपने आप को नहीं कह सकते। कल भी ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान ने एज अ फेवरेट स्टार्ट किया था, और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि एक तो शारजा उनका होम ग्राउंड है, दूसरे उनका जो स्पिन बॉलिंग अटैक है बहुत ही वर्ल्ड क्लास स्पिन बॉलिंग अटैक है। कप्तान राशिद खान की क़यादत में मोहम्मद नबी, नूर अहमद और इसके अलावा मुजीबुर रहमान, ये तमाम बॉलर्स जो हैं ये बहुत ही अच्छे बॉलर्स हैं। और स्पेशली T20 सर्किट में फ्रेंचाइज क्रिकेट, CPL और IPL हर जगह ये लड़के जो हैं ये खेलते हैं। और इसी वजह से अफ़गानिस्तान ने एज अ फेवरेट स्टार्ट किया था इस मैच को। और इनफैक्ट हाफ ए मार्क पर तो ऐसा लग रहा था कि शायद अफ़गानिस्तान की टीम जो है वो ये मार्का जो है वो अपने नाम कर लेगी, जब पाकिस्तान की टीम सिर्फ 140 बल्कि 141 रन्स बना सकी। लेकिन उसके बाद मोहम्मद नवाज़ की मैजिकल बॉलिंग, जिसमें उन्होंने 6 बॉल्स के ऊपर 4 विकेटें इंक्लूडिंग हैट्रिक, और जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान की बैटिंग की बैकबोन उन्होंने तोड़ दी। और बिल आखिर अफ़गानिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 66 रन पर ढेर हो गई और पाकिस्तान ये फाइनल 75 रन से जीतने में कामयाब हुआ। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के मोरल के लिए बहुत ही एक अहम विक्ट्री थी, क्योंकि आपको पता है पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान की टीम बुरी तरह से जवाल का शिकार है। और अब जबकि एशिया कप भी हमारे सर पर है, तो ये विक्ट्री डेफिनेटली पाकिस्तानी टीम के मोरल को बूस्ट करेगी। हमारे साथ इस मैच पर तबसरे के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के एक्स इंटरनेशनल क्रिकेटर फैसल इकबाल, जो कि कराची किंग्स के बैटिंग कोच भी रह चुके हैं और इसके अलावा बलूचिस्तान के कोच भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल। जी वालेकुम अस्सलाम। फैसल, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कल रात की फतह पर। ये बताइए कि ये फाइनल का प्रेशर था जो अफगानिस्तान को ले डूबा, या पिच धोखा दे गई? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जितने भी हमारे पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस देख रहे हैं इसको, उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी अच्छी विक्ट्री थी, बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री थी। और मैच पे तबसरा करने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको याद हो, बहुत पहले शारजा में ट्राई नेशन क्रिकेट जो है वो बहुत टूर्नामेंट हुआ करते थे। और मैं भी काफ़ी टूर्नामेंट का प्रीवियसली पार्ट रहा हूँ, तो मुझे याद है कि हिस्ट्री हमारी ट्राई नेशन टूर्नामेंट की बहुत प्रीवियसली रही थी। फिर उसके बाद बायलैटरल सीरीज कुछ ज़्यादा स्टार्ट हो गई, तो ट्राई नेशन का जो एक कॉन्सेप्ट था वो बड़ा कम हो गया। बट ऑन द अदर हैंड अब बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है कि ट्राई नेशन सीरीज स्टार्ट हुई है और टीमें जो हैं वो बड़े इवेंट से पहले आपस में, अगर एक तरह से प्रैक्टिस मैचेस के नज़रिए से देखा जाए या टूर्नामेंट के नज़रिए से देखा, एक अच्छी प्रिपरेशन जो है वो उनको करने के लिए मिलती है इस तरह के ट्राई नेशन टूर्नामेंट से। तो बड़ी खुशी की बात है, खुशाइन बात है, शारजा स्टेडियम दोबारा से ट्राई नेशन टूर्नामेंट की उसने दोबारा मेज़बानी करी। और जिस तरह एशिया कप की प्रिपरेशन है, ख़ास तौर से जो टीमें खेली हैं अभी, जब अपना हमारी जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और यूएई की टीम है, तो इन लोगों को ये एडवांटेज वहाँ पर खेलने का बहुत रहा है। और जिस तरीके से टीम ने खेला है, जिस तरीके से पाकिस्तान टीम ने खेला है, जो आपका सवाल था प्रेशर वाला, तो देखिए प्रेशर तो जिस दिन आप अपने नेशनल क्रिकेट की टीम की जर्सी पहनते हैं, प्रेशर तो उस दिन से स्टार्ट हो जाता है। अब उसके बाद आपकी कैपेबिलिटीज होती हैं कि आपने अपने आप को देखना पड़ता है कि किस सिचुएशन में आप किस तरह अपने आप को हैंडल करते हैं। आप एक्सपीरियंस प्लेयर होने के बाद किस तरह हैंडल करते हैं, आप यंग प्लेयर होके किस तरह हैंडल करते हैं, आप मिड सीनियर प्लेयर होके किस तरह हैंडल करते हैं। ये सारी सिचुएशन जो है वो मैच के रिजल्ट के बाद नजर आती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इन द स्टार्ट अर्ली ऑन बैटिंग के नजरिए से, जब स्कोर कार्ड पे जब रन्स लगे थे 140 ऑर्डर के करीब, तो बहुत ऐसा इजी अचीवेबल टारगेट लग रहा था। और उस वक्त आपको पता है ऑब्वियसली जब एक इनिंग होती है तो बहुत कुछ उस वक्त जो है वो क्लैरिटी के साथ नहीं आता, क्योंकि पिच जो होती है उसका बिहेवियर भी जो है एट टाइम्स कभी कभार सेकंड इनिंग के अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो बड़ा क्लेवरली इस सिचुएशन को ऑन टाइम अंडरस्टैंड किया कि इस टूर्नामेंट के अंदर इस कंडीशन में स्पिनर्स का होना बहुत ज़रूरी है।
और जिस तरीके से जो है वो दो स्पिनर्स खिलाए और हमारे जो ऑलराउंडर लड़के भी बीच में बॉलिंग कर रहे थे, आई थिंक एक अच्छी स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई इसमें मैच से पहले, जिसका रिजल्ट आपने देखा कि हमारे स्पिनर्स ने, स्पेशली नवाज ने, अपने एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए कि पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजी अच्छी बनाई थी इस फाइनल से पहले, स्पेशली स्पिनर्स को खिलाने की, जिसकी वजह से आई थिंक एक सेंसिबल डिसीजन था। और इसका क्रेडिट जरूर मैनेजमेंट और खास तौर से सलमान अली को जाता है, जो मैं उनको बड़ा हाईली रेट करता हूँ। ही इज अ वेरी सेंसिबल क्रिकेटर, वेरी स्मार्ट हेड ऑन हिज शोल्डर्स, और बहुत समझदार लड़का है। बिल्कुल, इनफैक्ट आपने बिल्कुल ठीक कहा। शारजा में तो हमारी भी तारीख रही है। अफगानिस्तान का तो होम ग्राउंड वो अब बना है, लेकिन इससे पहले आपके मामू उस ग्राउंड पर एक तारीखी छक्का मारकर अपना नाम जो है वो अमर कर चुके हैं। तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान की भी एक रिच हिस्ट्री उस ग्राउंड से एसोसिएटेड है। और आपने स्पिनर्स की बात की, एग्जैक्टली मैं तो इस बात पे फ्रस्ट्रेट ही हो रहा था इससे पहले कि आपके पास जितने स्पिनर्स हैं, अबरार और सुफियान, जिन्होंने दोनों ने अच्छी बॉलिंग की, इनको इससे पहले एक मैच में तो खिलाया ही नहीं था। तो थैंकफुली बेटर सेंस प्रिवेल्ड, तमाम स्पिनर्स कल खिलाए और जो है वो रिजल्ट सबके सामने है। सो क्या लगता है कि अब जाहिर है क्योंकि ये निस्बतन कमज़ोर टीम्स थी अफगानिस्तान और यूएई की, एशिया कप में अभी भी पाकिस्तान को चांस देते हैं, कंसिडरिंग के आईसीसी रैंकिंग्स में अभी भी हम नंबर 8 पर हैं? देखिए, हम जैसे हमारी क्रिकेट हमारे लड़के खेलते हैं, जिस तरह हमारी टीम अभी एक डेवलपमेंट के फेज से चल रही है, ऐसी सिचुएशन की आपको बहुत ज्यादा जो है ना, आपको प्रोज एंड कॉन्स रखने पड़ते हैं। आपको देखना पड़ता है कि आप किस वक्त किस सिचुएशन में और किस तरह चल रहे हैं। तो आप देखा जाए तो इस वक्त हमारे सीनियर प्लेयर्स टीम के अंदर नहीं है, जिनको बहुत अच्छे से हमारे यंग प्लेयर्स जो हैं, यंग कैप्टन जो है वो उसको रिप्लेस कर रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, उनकी परफॉर्मेंस में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। और बड़ा मुझे बड़ी हैरत होती है कि हमारे जो कुछ साफी हजरात जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, बड़े बिलो द बेल्ट अजीब किस्म के सवालात लड़कों से करते हैं कि प्रीवियसली जो हो गया, मतलब आप प्रोफेशनल तरीके के सवाल करें और जो लड़के अच्छा खेल रहे हैं उनको उनको बैक करें। मैं बहुत सरप्राइज हूँ क्रिकेटर से, स्पेशली फॉर्मर क्रिकेटर से। चले मीडिया पर्सन तो अपना एक उनका एंगल होता है बात करने का, लेकिन फॉर्मर क्रिकेटर से मैं बड़ा हैरान हूं कि वो इन यंग लड़कों को, परफॉर्म करने वाले लड़कों को जो है ना, वो उस तरीके से बैक नहीं कर रहे हैं। उनका क्या एजेंडा है? अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत उसके जानसार समझते हैं अपने आप को, तो मेरे ख्याल में उनको इंडिविजुअल एजेंडे को हटा के इस वक्त कलेक्टिव नेशन की बात करनी चाहिए, कलेक्टिव टीम की बात करनी चाहिए। जब भी खुद खेले हुए प्लेयर्स हैं, मैं उनको इतना पता है, कोई भी टीम जब डेवलपमेंट के प्रोसेस से जाती है, गुजर रही होती है, यंग सीनियर प्लेयर्स उनके टीम से ड्रॉप होते हैं या बाहर होते हैं या जो भी वजह, तो उनको पता है कि टीम को कितनी जरूरत होती है उस वक्त एक सपोर्ट की, हर तरीके से मॉरल सपोर्ट, हर तरीके की सपोर्ट चाहिए होती है। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से सीनियर प्लेयर्स से जो हमारे फॉर्मर चैनल्स पे बैठे हुए हैं, कहीं बात कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा अकल के नाखून लेने की एडवाइस दूंगा कि थोड़ा सा अकल का नाखून लें और अपनी क्रिकेट की सेंस जो है ना, उसको थोड़ा सा लॉजिकली बात करने की कोशिश करें। अपना एक जोकर की तरह अपना तमाशा ना बनाए, लेकिन ये कि हमारी जो क्रिकेट है ना, उसको आगे लेके जाने के लिए हम सबका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लड़के बहुत मेहनत करके पूरा कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इसी तरीके से चलेंगे तो हमारा एशिया कप के अंदर भी रिजल्ट अच्छे आएंगे। इंशाल्लाह। बहुत ही आपने अच्छी बात की कि इन यंगस्टर्स को जो है वो आप जैसे पुराने जो क्रिकेटर्स हैं उनकी हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आखिरी सवाल मेरा फैसल आपसे ये होगा कि ज़ाहिर है ओवरऑल तो टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, टूर्नामेंट जीत गई, लेकिन ज़ाहिर है जब हम इसको माइक्रो स्कोप से देखते हैं और इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात करते हैं तो हमें कुछ वीकनेसेस ज़रूर नज़र आती हैं। और ख़ासकर आपको पता है सबसे बड़ा टॉपिक तो पाकिस्तान में वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का ही रहता है। सो कंसिडरिंग कि साहिबजादा फरहान किसी स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर सके और बड़ी क्लियरली फास्ट बॉलिंग के ऊपर उनकी वीकनेस नजर आई, हारिस भी ज़्यादा कंसिस्टेंटली जो है वो बैट से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आपको लगता है कि इनको मजीद मौके देने चाहिए या आपको लगता है कि इट इज़ टाइम टू गो बैक टू बाबर एंड रिजवान टू फर्दर स्ट्रेंथन द टीम? नहीं, देखें, अभी ऑब्वियसली आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन। मैं लॉजिकली जो क्रिकेट के जो टर्मिनोलॉजी जैसे हम कहते हैं उसमें बात करता हूँ। ऑब्वियसली जब कोई भी प्लेयर टीम से ड्रॉप होता है और उसने भी बहुत ज्यादा मैचेस खेले हुए होते हैं, जैसे सीनियर प्लेयर की बात कर रहे हैं आप, तो उनके तो बहुत सारे इतने मैचेस हैं। और आप ये भी एक चीज नोट करें कि जब यंग लड़के परफॉर्म करते हैं ना, तो आपके सीनियर लड़के भी कहीं पर भी खेल रहे हैं, उनके ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर आता है और वो परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे रिजवान ने कल किया, अरेबियन प्रीमियर लीग में इनिंग खेली है। तो मैं इन सारी चीजों को जो है ना बहुत अच्छी बारीकी से समझता हूँ कि ये सब चीजें जो होती हैं या हुई हैं, उसकी बैकग्राउंड स्टोरीज क्या होती हैं। आपको इन यंग लड़कों को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। आप अगर मूव ऑन करने का माइंडसेट बना लिया है तो आपको उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और
आपको उस वक्त तक कोई डिसीजन ऐसा नहीं लेना है जहां पर आपने एक लॉन्ग टर्म डिसीजन ऑलरेडी लिया हुआ है। अभी आप एक टूर्नामेंट के अंदर हैं, आपकी पूरी स्ट्रेटेजी उस टूर्नामेंट के हिसाब से बनी हुई है। जैसे आपने साहबजादा फरहान की बात की और इन लड़कों की बात की, डेफिनेटली उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा कि उन्होंने अभी पीछे टीम में आते ही बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस भी दिए, तो एकदम से उनके ऊपर हम छुरियां नहीं चला सकते कि कुछ मैचेस के अंदर अगर ऐसे देखें तो जो सीनियर आपने बाहर किए वो तो फिर हजारों की तादाद में मैच खेल चुके हैं। अगर देखा जाए तो उनके भी फेलियर्स इस तरह के थे, फिर आपने उनको टाइम दिया, लेवरेज दिया, आज कल सुबह शाम सब कर आगे कहीं ना कहीं कोई भी एक मैच में परफॉर्म करते, तो जो चीज पास में प्रीवियसली दूसरों के लिए की गई है वो फिर दूसरे लड़कों के भी ले रखे। हमारे यहाँ जो तवाजुन है उसको बराबर जो है ना वो रखना चाहिए हर लड़के के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लड़के खेल रहे हैं, इनमें कैपेबिलिटीज है, ये इन्होंने प्रीवियसली किया है परफॉर्मेंस, और प्रेशर जरूर होता है, बट ऑब्वियसली इन लड़कों को भी बहुत मोरल बूस्टिंग की जरूरत है। नई सिलेक्शन कमेटी, नई स्पेशली कोचिंग की मैनेजमेंट के साथ वो खुद मौजूद है, तो ऑब्वियसली उनका जो स्ट्रेटेजी है वो हमें सोशल मीडिया के ऊपर, ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिकल हर तरीके से नजर आ रही है। उसमें जैसे आपने कहा कि इसमें ग्रे एरिया जरूर होते हैं, और हर जीत के बाद जो है आपको अपने ग्रे एरियाज के ऊपर देखना पड़ता है। और आई एम श्योर जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान की सुनता हूँ, सलमान अली आगा की, वो बड़ी पॉजिटिव बात करता है कि हम जीते जरूर है लेकिन हम अपने उन एरियाज को भी देख रहे हैं जहां पर हमें मेहनत की जरूरत है। तो ये जो है ना बड़ी पॉजिटिव चीज खाली अल्फाज की हद तक नहीं है, ये प्रैक्टिकल होती हुई भी हमें नजर आ रही है। प्रीवियसली हमें सिर्फ अल्फाजों की हद तक जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में या आफ्टर द मैच जो है वो कैप्टन की नजर आती थी, जिसका कोई अगेन रिजल्ट नहीं आ रहा होता था। आप वही रिपीटेड मिस्टेकें कर रहे थे, उसी गलत अंदाज में आप खेल रहे थे, और फिर वही कॉन्टिन्यूसली आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो डीप डाउन जाती जा रही थी। तो यहाँ इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ कि आपको इनको लेवरेज देना है, और आगे आने वाले बड़े टूर्नामेंट के लिए जो इनकी प्रेपरेशन अच्छी हुई है, शारजा में जिस तरह की आपको टर्निंग पिच मिली है, अगले जो आपके टूर्नामेंट के अंदर एशिया कप में मैचेस है वो आपके डिफरेंट ग्राउंड्स के अंदर है, दुबई अबू धाबी के अंदर, वहां की पिच जो है उनके ऊपर जरा थोड़ा पेसर को हेल्प मिलती है, बाउंस होता है। और डेफिनेटली स्पिनर्स का अगर रोल देखा जाए तो अच्छा प्ले किया है नवाज। एक सीनियर प्लेयर के तौर पे उन्होंने जिस तरह शो किया है, उनके ऊपर यही बात हो रही है, या किसी भी सीनियर के ऊपर यही बात होती है कि हमारे पाकिस्तानी प्लेयर अनफॉर्चुनेटली जहां लैग करते हैं इतने साल खेलने के बाद, वो एक ही वर्ड है, कंसिस्टेंसी। वो स्ट्रगल करते हैं कंसिस्टेंसी पे। जब हम उनको वर्ल्ड प्लेयर्स की लिस्ट में जब उनको लेकर आते हैं मवाजना करने के लिए, तो जो रेड स्पॉट हमें रेड फ्लैग नजर आता है वो कंसिस्टेंसी का नजर आता है। तो जिस दिन हमारे लड़के, ये पुराने नए लड़के भी अगर आगे जो बढ़ रहे हैं वो इस कंसिस्टेंसी के वर्ड को अगर समझ लें, तो आई एम श्योर कि इनमें और वर्ल्ड रैंकिंग के जो टॉप प्लेयर्स हैं उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस ना आपको नजर नहीं आएगा। हम लैग कर रहे हैं कंसिस्टेंसी। हाँ, थैंक यू सो मच फैसल, आपके कीमती वक्त का। और तो जनाब, ये थे फैसल इकबाल, और हमने बात की कल खेले गए फाइनल के बारे में। और अब इंशाल्लाह कल से एशिया कप शुरू होने लगा है। पाकिस्तान के अहम मैचेस हैं, ओमान और यूएई से शायद निस्बतन आसान मैच हो, लेकिन फॉर ग्रांटेड नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पिछले T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका के खिलाफ शिकस्त के बाद हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। सो द टीम हैज़ टू मेक श्योर कि ये जो कंसिस्टेंसी का लफ्ज़ फैसल ने यूज़ किया, कंसिस्टेंट रहें। और जाहिर है संडे को ऑल इंपॉर्टेंट मैच वर्सेस इंडिया, उसके लिए भी हमारी तमाम तर दुआएं और नेक ख्वाहिशात टीम के साथ। सो इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी, बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बारे में। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।